नमस्कार दोस्तों, 6 अगस्त 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। पहला आर्टिकल है इंडिया नेपाल फ्लड मैनेजमेंट को लेके। देखिए, आपको पता है कि मानसून सीजन में फ्लड्स आते हैं बिहार में। कोसी नदी और भी बहुत सी नदी हैं जिनकी वजह से फ्लड्स आते हैं। ये नदियां बहुत सारी बिहार में एंट्री मारती हैं थ्रू नेपाल, तो नेपाल के तेराई रीजन में भी फ्लड्स आते हैं। तो ये जो इंडिया का बिहार का इलाका है और जो नेपाल का तेराई का इलाका है, इसके लिए क्या कुछ इंडिया और नेपाल ने किया है अब तक फ्लड को कंट्रोल करने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल किया है। बट वो स्टेप्स ने हिस्ट्री में कैसा परफॉर्म किया है, अभी क्या क्या और करने की जरूरत है, इस समय पे क्यों फ्लड की प्रॉब्लम हर साल आती रहती है, इन सब चीजों के बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है। इस आर्टिकल को देखेंगे, अच्छा आर्टिकल है। आसाम मिजोरम बॉर्डर क्लैश को लेकर पिछले 4 से 5 दिन से लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं। इसका जो लीगल बैकग्राउंड है वो मैंने आपको बता दिया है। हर कोई अपना अपना व्यू पॉइंट दे रहा है इसको सॉल्व करने के लिए, इसलिए इस आर्टिकल को मैं स्किप कर रहा हूं। बहुत डिस्कशन कर चुके हैं इसके बारे में। फिर तमिलनाडु से एक न्यूज निकल के आ रही है। तमिलनाडु में एक नया अमेंडमेंट लाया गया था इन द तमिलनाडु गेमिंग एक्ट 1930। इस अमेंडमेंट को करके जो तमिलनाडु की सरकार थी वो एक मॉरल एंगल लाके गैम्बलिंग से रिलेटेड चीजों को खत्म करना चाहती है। अब गैम्बलिंग में अक्सर कर हमने देखा है कि भाई घर के जो आदमी होते हैं वो जाके जुआ खेलते हैं, सब कुछ हार जाते हैं, घर की सारी जो सेविंग्स होती हैं वो चली जाती हैं, डेब्ट में फंस जाती है फैमिली। तो इस प्रकार के मॉरल एंगल के बेसिस पे गैम्बलिंग के सारे फॉर्म्स को चेंज या फिर कंट्रोल करने की या रोकने की कोशिश कर रही थी तमिलनाडु की सरकार। यहाँ पे रोड़ा डाल दिया बीच में मद्रास हाईकोर्ट में। मद्रास हाईकोर्ट ने बोला कि ठीक है भाई, गेम ऑफ लक या गेम ऑफ चांस आप रोक दो, बट गेम ऑफ स्किल आप नहीं रोक सकते। तो ये पूरा मुद्दा क्या है, इस मुद्दे को देखेंगे। फिर पैंडेमिक ऑफ डिस्ट्रस्ट। देखिए, वैक्सीनेशन के खिलाफ कंजर्वेटिवनेस केवल इंडिया में नहीं है, केवल अफ्रीका जैसे देशों में नहीं है, ये यूएसए में भी है। यूएस जो कि आप कह सकते हो बहुत तेजी से अपने वैक्सीनेशन के प्रोसेस को आगे लेके जा रहा है। बहुत सारे इंडिविजुअल्स, मतलब वन ऑफ द फास्टेस्ट वैक्सीनेशन जो रेट अभी के लिए चल रहा है वो यूएसए में चल रहा है। बट यूएसए में भी ऐसे बहुत से स्टेट्स हैं, ऐसी बहुत सी कम्युनिटीज हैं, माइनॉरिटीज हैं जो कि वैक्सीनेशन के प्रति उतनी फोर्थकमिंग नहीं है, जिसके चलते अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं टू द पैंडेमिक। और जब तक सब लोग नहीं प्रोटेक्ट हो जाते पैंडेमिक में, तब तक सभी लोग खतरे पे। समझिए आप बात को। अगर मान लीजिए यूएसए की 60% जनता को आप वैक्सीन लगाते हो, 40% जनता को वैक्सीन नहीं लगाते हो, तो वो 60% जनता भी खतरे पे होगी। क्यों? क्योंकि वो 40% जनता में नए नए म्यूटेंट्स बन सकते हैं और वो म्यूटेंट्स फिर उस 60% जनता को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल इसको पैंडेमिक ऑफ डिस्ट्रस्ट करके ये बताया जा रहा है कि क्यों यूएसए में अभी भी वैक्सीन के प्रति इतनी हेजिटेंसी, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और फाइनली एक आर्टिकल मैं आपको बताऊंगा, न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर स्टोरी टेलिंग। ये एक्चुअली में स्टोरी टेलिंग की बात कैसे हो रही है। देखिए, आपको मालूम है कि पैंडेमिक के बाद से फिल्म इंडस्ट्री तो पूरी ठप्पी पड़ गई है। हॉल में तो देखिए कोई मूवी देखने जा नहीं रहा है। बड़े बड़े शहरों में मॉल अब तक बंद पड़े हैं। मुंबई शहर में तो अब तक मॉल नहीं खुले हैं। बाकी बहुत से ऐसे स्टेट्स होंगे जहां मॉल नहीं खुले। तो पिक्चरें आजकल नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और डिज्नी हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज हो रही हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज की बड़ी बढ़ चढ़ के तारीफ की। अभी तमिल सिनेमा में रिसेंटली एक एंथोलॉजी पब्लिश होने वाली है जिसका नाम है नवरस। देखिए, इस प्रकार की नेटफ्लिक्स में बहुत सी मूवीज आपने देखी होंगी जहां पे एक ही पिक्चर के अंदर 4-5 अलग अलग छोटी छोटी पिक्चर जोड़ देते हैं। ठीक है। अभी रिसेंटली एक और ऐसी आई थी जिसमें के मेनन और कुछ और एक्टर्स थे, मनोज बाजपेयी। तो इस प्रकार की एक ऐसी ही एंथोलॉजी नवरस नाम की तमिल सिनेमा में भी आ रही है, जिसमें 9 छोटी छोटी स्टोरीज आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ओवरऑल स्ट्रीमिंग सर्विसेज के थ्रू जो भी हमारे एक्टर्स हैं या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, वो कैसे अपने लाइवलीहुड को चला सकते हैं, ये स्ट्रीमिंग सर्विसेज कैसे अच्छी हैं, आगे आने वाले समय में फिल्म इंडस्ट्री में लोगों का पोटेंशियल ये कैसे बढ़ाएंगी, उसके बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं। अभी के लिए 4 आर्टिकल डिस्कस करूंगा। बाकी एक गवर्नमेंट स्कूल में लोग क्यों नहीं जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में लोग क्यों जाते हैं, उसको लेके भी यहाँ पे छोटा व्यू पॉइंट दिया है। कोई प्रॉपर स्टैटिस्टिक नहीं दिए हैं, बस यहाँ पे एक आइडियोलॉजिकल थॉट प्रोसेस यहाँ बता दिया, इसलिए इस पर्टिकुलर आर्टिकल को मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। तो 4 आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं। उससे पहले अपने चैनल मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं हमको किसने किसने ज्वाइन किया है। तो आयुष परिहार ने हमको ज्वाइन किया है, निरानंद खेदकर ने हमको ज्वाइन किया है, ऋतुराज पटेल ने हमको ज्वाइन किया। ऋतुराज पटेल का ये 4th मंथ है एज ए मेंबर, वेलकम ऋतुराज। दीपराज चौहान ने हमको ज्वाइन किया है। आदिल तौकीब ने हमको ज्वाइन किया है। आदिल, आई वेलकम यू बैक। ध्रुव ज्योति कलीटा ने हमको ज्वाइन किया। ध्रुव ज्योति, आई वेलकम यू बैक। मोनालिसा बनर्जी ने हमको ज्वाइन किया है। तो मोनालिसा, ध्रुव ज्योति, आदिल, ध्रुव ज्योति एंड आदिल, स्पेशल वेलकम टू बोथ ऑफ यू, 2nd मंथ एज ए मेंबर। दीपराज चौहान ने हमको ज्वाइन किया है।
ऋतुराज पटेल ने ज्वाइन किया है, वेलकम ऋतुराज, 4th मंथ एज ए मेंबर, थैंक यू सो मच। निरानंद खेडकर ने हमको ज्वाइन किया है, आयुष परिहार ने हमको ज्वाइन किया। तो आप सबको फिर से स्वागत, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर सपोर्टिंग माय एफर्ट। उससे आगे बढ़ने से पहले एडिटोरियल्स की जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। जैसे ही लेक्चर खत्म होगा मैं ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, तो आप डेफिनेटली टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। डेली के बेसिस पे करंट अफेयर्स वेबसाइट पे लोड हो जाते हैं शाम तक, तो आप harshitdwedi.com पे जाके डेली के बेसिस पे करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए अगर करना चाहें तो, ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंडिया नेपाल फ्लड मैनेजमेंट नीड्स कोर्स करेक्शन, द टू कंट्रीज नीड्स टू रीएस्टैब्लिश वाटर कॉर्पोरेशन एज अ कॉमन कॉज एंड ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम द 1950s। ये क्या लॉजिक यहाँ पे बताया जा रहा है, इस लॉजिक को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इंस्पिरेशन फ्रॉम द 1950s वाला पॉइंट भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि क्या भाई ये कहना चाह रहे हैं, ऐसा क्या हुआ था 1950 में कि उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जा रहा है। देखिए, जो बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार साहब लंबे समय से चीफ मिनिस्टर रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट पे इन्होंने बहुत ध्यान दिया, देना भी चाहिए। बिहार एक ऐसा स्टेट है जो कि फ्लड से बहुत ज्यादा परेशान रहा है, तो बिहार के पॉपुलर इमेजिनेशन में डिजास्टर मैनेजमेंट को इंक्लूड किया है नीतीश कुमार साहब ने। जब ये शुरुआत में चीफ मिनिस्टर बने थे 2005 से लेकर 2010 तक, तो इन्होंने कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी किए थे और कुछ नॉन स्ट्रक्चरल चेंजेस भी किए थे। स्ट्रक्चरल चेंजेस में क्या किया इन्होंने फ्लड मिटिगेशन के लिए, तो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन किया, तो डिटेंशन बेसिन्स बनाए, डैम्स बनाए, रिजर्वायर्स बनाए। आपको पता है डैम रिजर्वायर से इरिगेशन के लिए पानी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए पानी निकाला जा सकता है। एम्बैंकमेंट में क्या होता है कि भाई नदी बह रही है तो नदी के किनारे पे ऊंचे ऊंचे दीवारें बना दी, खड़ी कर दी। अब ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी तो नदी में पानी बढ़ भी जाएगा तो भी वो एम्बैंकमेंट को क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शंस करवाए बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने। क्यों करवाए? क्योंकि भाई लोकल लेवल पे जो कम्युनिटीज इन इलाकों में रहती थी नदियों के पास, उनके घर बह जाते थे, कभी कभी लोग ही बहा ले जाता था पानी, काफी जान माल का नुकसान होता था, इसलिए ये चीजें यहाँ पे करी गई। इन स्ट्रक्चरल मेजर्स के साथ साथ कुछ नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स भी लिए गए आगे आने वाले सालों में, जैसे फ्लड प्लेन मैनेजमेंट, फ्लड फोरकास्टिंग एंड वार्निंग, फ्लड इंश्योरेंस, फाइनेंशियल कंपनसेशन। तो ऐसी बहुत सी चीजें की गई हैं बिहार में फ्लड्स को रोकने के लिए। उसके बावजूद आज की डेट में बिहार में लोग पेरेनियल फ्लडिंग से परेशान हैं। जब भी मानसून आता है लोग परेशान होते हैं, खासकर नॉर्थ बिहार का जो मिथिलांचल वाला इलाका है, यहाँ ज्यादा परेशान होते हैं। अब ये जो नॉर्थ बिहार का इलाका है मिथिलांचल का, यहाँ पे ऑलरेडी एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रही है, कोरोना पैंडेमिक वहां पे चल ही रहा है, एक्स्ट्रा रेनफॉल हुई है इस साल, तो फ्लड्स तो देखिए आने ही आने हैं। ठीक है, 5 करोड़ लोग रहते हैं इस नॉर्थ बिहार वाले इलाके में, साथ साथ तेराई इन नेपाल वाले इलाके में, जो कि बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। और इस पर्टिकुलर इलाके के लिए पॉलिसी मेकर्स को कुछ करना चाहिए, इंडियन साइड पे भी, नेपाली साइड पे भी। चलिए इंडियन साइड पे लोग कुछ फिर भी थोड़ा बहुत सोच लेते हैं, नेपाली साइड पे तो वो यही नहीं तय कर पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा उनका। अब देखिए, इसी साल 4 और 5 मई को ये जो बिहार का डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, इसने 2 डॉक्यूमेंट रिलीज किए। एक डॉक्यूमेंट था प्री फ्लड प्रिपेयर्डनेस, दूसरा था फ्लड कंट्रोल ऑर्डर 2021। क्या टारगेट था इनका? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करना, ताकि डिजास्टर के प्रति प्रिपेयर्डनेस रहे, एक रिलीफ सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे तैयार रहे। ठीक है, अब खास बात यहाँ पे ऑथर अपना व्यू पॉइंट ये दे रहा है कि अगर आपको बिहार का डिजास्टर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आप पुराने प्लान्स और अरेंजमेंट्स को रिविजिट करिए, उनको रीऑर्गेनाइज करिए। क्योंकि अगर आप बिहार में फ्लड कंट्रोल करना चाहते हो तो एक डेडिकेटेड इंटर गवर्नमेंटल पैनल चाहिए। नॉर्थ बिहार के अंदर ही जो पानी आ रहा है वो आ तो नेपाल से रहा है ना, तो जब तक आप नेपाल की प्रॉब्लम, नेपाल से बातचीत करके वहां पे रूट कॉज प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हो, तब तक इंडियन साइड पे भी जो फ्लड्स हैं वो आते ही रहेंगे। तो बाइलेटरल मैकेनिज्म बिटवीन इंडिया और नेपाल बनाया जाना चाहिए। जब क्या पास्ट में बनाया गया? देखिए पास्ट में बिल्कुल बनाया गया, उसके बारे में भी अभी हम बात करते हैं। बिहार की बात की जाए तो बिहार इज इंडियाज मोस्ट फ्लड प्रोन स्टेट, ये हमको पता है। बिहार का एक डिपार्टमेंट है द फ्लड मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट सपोर्ट सेंटर, FMISE इसे बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंदर ये काम करता है। इस डिपार्टमेंट के हिसाब से नॉर्थ बिहार की 76% पॉपुलेशन वल्नरेबल कैटेगरी में आती है। दे आर फेसिंग द रिकरिंग थ्रेट ऑफ फ्लड डिवास्टेशन। रिकरिंग मतलब आए दिन उनके सामने थ्रेट रहता है। ओवरऑल आप देखो
तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया अगर आप देखें 94,163 स्क्वायर किलोमीटर का, तो उसमें 68,800 स्क्वायर किलोमीटर तो फ्लड से अफेक्टेड है। 73.06% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ बिहार इज फ्लड अफेक्टेड। नॉर्थ बिहार की बात हो रही है यहाँ पे। और नॉर्थ बिहार का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपका नेपाल के साथ लगता है। नेपाल से बहुत सी नदियां बहती हुई आपकी बिहार में एंट्री मारती हैं। कुछ नदियों की बात की जाए तो कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, महानंदा, अधवारा ग्रुप, ये सब नेपाल के तराई इलाके में भी बवाल मचाती हैं और बिहार में तो मचाती हैं। अब ये जो बिहार का डिपार्टमेंट है FMISC, इसका क्या बोलना है? 65% इन नदियों का कैचमेंट इलाका या तो नेपाल में या तिब्बत में, केवल 35% बिहार में। तो जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो बिहार की तरफ छोड़ दिया जाता है। एक केल नाम के एक ऑथर है, 1997 में उन्होंने एक रिव्यू किया और बताया कि भाई प्लेन्स ऑफ नॉर्थ बिहार ने पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा फ्लड्स को झेला है। 1978, 1987, 1998, 2004, 2007 बहुत हाई मैग्नीट्यूड के फ्लड्स आपके बिहार में आए थे। जो एरिया अफेक्टेड बाय फ्लड्स था ये भी बहुत ज्यादा था। ओके, आप कह सकते हो 23,490 स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका था फ्लड ऑफ 2004 में बागमती, कमला, अधवारा ग्रुप ऑफ रिवर से अफेक्टेड था। 800 ह्यूमन जाने गई थी। एक्चुअली में 2004 का जो बिहार का फ्लड आया था वो बहुत खतरनाक था, इसीलिए उसको याद किया जा रहा है। तो अब कर क्या सकते हैं? क्या कुछ प्रॉब्लम है? हमने प्रॉब्लम पे तो देख लिया। देखिए 1955 में जब इस बातचीत शुरू हुई थी इसके ऊपर, इंडिया 1947 में आजाद हुआ था, तो 1955 में जब बातचीत शुरू हुई तो उस समय पे कुछ रिटायर्ड नेपाली सोल्जर्स सामने आए, भारत सरकार के साथ मिलके, इंडियन वॉलंटियर्स के साथ मिलके उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू किया जिससे फ्लड मैनेजमेंट किया जा सके। लॉन्ग टर्म में ये चीज सस्टेन नहीं हो पाई और इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ सरकारों का ध्यान चला गया और ये फ्लड वाला मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया। अगर आप बिहार के जिलों की बात करोगे तो मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा, कटिहार, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मोतिहारी, बेतिया, बेगूसराय, ये कुछ जो जिले हैं आपके बिहार के, ये हमेशा फ्लड से अफेक्टेड रहते हैं। दे आर कॉन्स्टेंटली लिविंग अंडर द थ्रेट ऑफ फ्लड्स। और यहां पे जो स्ट्रक्चरल आप कह सकते हैं इंटरवेंशन किए गए थे, जैसे कि जो एम्बैंकमेंट बनाए गए थे या फिर स्ट्रीम के फ्लो को एक जगह से दूसरी जगह लेके आया गया, उससे सब चीजें अच्छी नहीं हुई, कुछ बुरी चीजें भी हुई हैं। जैसे कि एम्बैंकमेंट बनाए गए तो एम्बैंकमेंट के चलते कुछ पर्टिकुलर लोकल जियोलॉजीज में जो पानी का फ्लो है वो तेज हो गया। पहले क्या था कि बिहार प्लेन इलाका है, अब नेपाल के पहाड़ी इलाके से निकल के तेराई के बाद जब बिहार में पहुंची ये नदियां तो प्लेन इलाका था, तो उतनी तेज नहीं बह रही थी बट तेज नहीं बह रही थी। बहुत जगहों पे एम्बैंकमेंट के चलते लोकली नदियां तेज बहने लगी हैं। इन एम्बैंकमेंट के चलते पहले जब इन नदियों का पानी एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अब एग्रीकल्चर के लिए उस पानी को आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। तो बड़ी प्रॉब्लम्स भी हुई हैं यहाँ पे स्ट्रक्चरल एम्बैंकमेंट बनाने की वजह से। फिर जो नदियों का कोर्स शिफ्टिंग होता है वो एक अलग प्रॉब्लम है। मिड 18 सेंचुरी यानी 1750 से लेके 1950 तक की जो कोसी नदी का पानी है 100 किलोमीटर वेस्टवर्ड खिसक चुका है, जिसके सकते ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट अभी भी हो रहा है। ओके, नदियां देखिए लगातार अपने कोर्स को चेंज करती रहती हैं, ये मुझे आपको सबको पता है, मैंने आपको एनसीईआरटी ज्योग्राफी में पढ़ाया भी है। प्लस क्लाइमेट इम्बैलेंसेस तो हो ही रहे, एर्राटिक रेनफॉल, कभी भी कहीं भी कितना भी पानी बरसता है। इस बार मानसून में आप देख सकते हो जितनी प्रोडक्शन किया गया था सब फेल हो गया, ठीक है ना। मानसून का एक बड़ा ही इर्रेटिक पैटर्न देखने को मिला है, जहां पे फार्मर्स इंतजार कर रहे थे बारिश का, वहां पानी बरसा नहीं, फसलें तबाह हो गई, और जहां पे अंदाजा नहीं था वहां पे इतना ज्यादा पानी बरसा कि हद ही हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल जून के महीने में मुंबई में बहुत पानी बरसता था, ज्यादा बरसा नहीं, जुलाई के महीने में तो इतना ताबड़तोड़ बरसा कि आसपास की जो फसलें थी सारी तबाह हो गई। प्लस यहाँ पे इंडिया और काठमांडू की जो अप्रोच रही है वो काफी गड़बड़ रही है, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम वाली अप्रोच रही है। और जो थोड़ा बहुत यहाँ पे आप कह सकते हैं हेल्प की है या फिर जो भी थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन हुआ है वो बस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को बनाने में हुआ है। ग्राउंड लेवल पे फ्लड को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ है। नेपाल का क्या है, इंडिया नेपाल के ऊपर इल्जाम लगाता है कि नेपाल बहुत ज्यादा पानी इंडिया की तरफ छोड़ देता है जब पानी ज्यादा होती है। नेपाल के अंदर जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं जब वो भरने लगते हैं तो नेपाल पानी इंडिया की तरफ भेजता है, इंडिया में फ्लड आते हैं, तो इंडिया नेपाल के ऊपर इल्जाम लगाता है। उल्टा नेपाल बिहार इंडिया के ऊपर क्या इल्जाम लगाता था कि ज्यादातर पानी तो इंडिया की तरफ जा रहा है, ये लोग पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ज्यादा पानी नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे एक दूसरे पे इल्जाम लगाने वाली अप्रोच को हटा के साथ बैठ के चीजों को एक तरीके से सॉल्व किया जाए, ये अप्रोच होनी चाहिए। बट इस अप्रोच में आपको एक ह्यूमन एंगल लेना पड़ेगा, ठीक है, वो ले नहीं पा रही है सरकारें। नेपाल की सरकार तो यहाँ पे पॉलिटिकल गेम खेल रही है इंडिया के खिलाफ
एपी शर्मा ओली क्या कर रहे हैं आपको पता ही है। पिछले 4-5 सालों में तो यही चल रहा है, फ्लड कंट्रोल पे ज्यादा नेपाल की तरफ से तो कोई काम हुआ नहीं है। तो ये एक एनालिसिस था, इसके बारे में हमने बात की। नेक्स्ट बात करते हैं नॉट ऑलवेज फेयर गेम, स्टेट मस्ट गार्ड अगेंस्ट जेलस पैटर्नलिज्म व्हाइल सीकिंग टू कर्ब एक्टिविटीज ऑनलाइन। यहाँ पे क्या बात है, देखिए अगर आपका इंटेंशन अच्छा है तो जरूरी नहीं कि आप हमेशा अच्छा डिसीजन लो। अगर एक राज्य की सरकार अच्छे इंटेंशन से कोई नियम कानून लेके आती है तो जरूरी नहीं है कि वो नियम कानून अच्छा ही हो। रिसेंटली तमिलनाडु की सरकार ने सोचा कि उनके स्टेट में जो यूथ है वो जरूरत से ज्यादा जुएबाजी सट्टेबाजी जैसी चीजों में ना फंस जाएं, इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया कि वो एक अपने कॉलोनियल गेमिंग लॉ को बैन कर देंगे। कौन से कॉलोनियल गेमिंग लॉ की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे बात हो रही है तमिलनाडु गेमिंग एक्ट 1930 की। तमिलनाडु गेमिंग एक्ट 1930 में कुछ चेंजेस किए यहाँ पे, किसने, तमिलनाडु की सरकार ने। ठीक है भाई, ये जो ऑनलाइन रमी और ऑनलाइन पोकर जैसे गेम्स चलते हैं, जिनके बहुत सारे आप देख सकते हो यूट्यूब पे ऐड भी आते रहते हैं, मैंने ऑनलाइन रमी पे इतने पैसे जीते, इतने पैसे जीते, अगर आप यूट्यूब देखते हो तो इस प्रकार के एड्स भी आपको देखे होंगे। अब इस प्रकार के एड से ऐसा बोलना है तमिलनाडु की सरकार का कि जो उनके यूथ्स हैं वो भटक सकते हैं, ठीक है, उधार लेके उल्टे सीधे गेम खेल सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने इनके ऊपर थोड़ा सा रेगुलेशन डाला, थोड़ा इनको कंट्रोल करने की कोशिश की। ओके, स्टेट का इंटेंशन क्या था कि वो एडिक्टिव गेम्स को रोकना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे मद्रास हाईकोर्ट ने इंटरवीन किया और मद्रास हाईकोर्ट ने ये जो प्रोहिबिशन इसको अनरीजनेबल बताया। मतलब जो कुछ भी यहाँ पे तमिलनाडु की सरकार ने किया है इसको मद्रास की हाईकोर्ट अनरीजनेबल बता रही है। अब आपके दिमाग में एक नेचुरल पॉइंट आएगा कि भाई अगर बेटिंग को, गैम्बलिंग को बैन किया जा रहा है तो ये तो सोशली एक अच्छा स्टेप है, इसको हाईकोर्ट क्यों रोक रहा है। तो अब आपको समझना पड़ेगा दो कंसेप्ट को, एक कंसेप्ट है गेम ऑफ स्किल, एक कंसेप्ट है गेम ऑफ चांस। जो गेम ऑफ चांस होता है या गेम ऑफ लक होता है, उसमें क्या होता है कि भाई बिल्कुल आपके लक के ऊपर बात हो रही है। तो गोल घुमाया गया, जैसे आपने सैफ अली खान की रेस 2 जैसी मूवीज देखा होगा कि भाई चक्का घुमाया, उसमें एक नंबर के ऊपर डाल दिया, आपने अपना पैसा लगा दिया, $1 मिलियन या $2 मिलियन, और जैसे सैफ अली खान $5 मिलियन लगाते हैं, और उसमें क्या होता है कि जो नंबर आपने एसेस किया है अगर वो नंबर आता है तो आपको 36 गुना पैसा मिल जाएगा, क्योंकि 36 ब्लॉक्स होते हैं उसमें। ठीक है, तो ऐसा होता है। फिर ऑड में लगाओगे और ऑड का करते हो तो दुगना मिल जाएगा। बहुत सारे तरीके के गेम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपया लगाया, ठीक है, मैं भी एक बार गोवा के कसिनो में गया था, कभी आप गोवा घूमने जाओगे तो वहां पे 1000 रुपए 1500 रुपए में कसिनो बहुत सारे हैं, डेल्टिन रॉयल, डेल्टिन रॉज और ये आपका ग्रैंड हयात। तो वहां पे आप जाओगे तो 1500 या 2000 रुपए में आपकी एंट्री होगी, कुछ कॉइन्स आपको दे दिए जाएंगे और खाना पीना होगा, शोज वगैरह होते रहते हैं। तो जब वहां पे आप जाके खेलोगे, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया, मेरे को तो बस इतना समझ में आया कि ऑड नंबर पे डालो, अगर ऑड नंबर वाला नंबर आ गया तो दुगने पैसे मिल जाएंगे, इवन वाला आ गया तो दुगने पैसे मिल जाएंगे। बाकी वहां तो लोग बुरी तरीके से पैसा हार रहे थे। तो कुल मिला के ये क्या है, ये गेम ऑफ लक है। यहाँ पे सिर्फ आपके लक के बेसिस पे चीजें हो रही हैं कि आपने आंख बंद करके भगवान का नाम लेके पैसा लगा दिया, आपका नंबर आ गया तो जीत गए, नहीं तो हार गए। लेकिन एक चीज होती है गेम ऑफ स्किल। मद्रास हाईकोर्ट का ये बोलना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने रेगुलेशन किया है, इन्होंने गेम ऑफ स्किल को भी रोक दिया है। मतलब वो गेम्स जहां पे फिर भी इंसान थोड़ा बहुत सोच के जीत सकता है, आप ऐसे गेमों को रोक नहीं सकते, ऐसा यहां पे कोर्ट ने बोला है। देखिए, in an audacious move that the court found completely unacceptable, the amending act sought to turn the statute on its head by replacing a section that provided exemption to the games of skill. तो ये जो तमिलनाडु गेमिंग एक्ट था 1930 का, इसके अंदर गेम ऑफ स्किल को परमिशन दी गई थी कि गेम ऑफ स्किल आप खेल सकते हो। गेम ऑफ स्किल जहां पे आप जो गेम का आउटकम है वो अपने स्किल के बेसिस पे बदल सकते हो। तो गेम ऑफ स्किल को एग्जेम्पशन थी, इस गेम ऑफ स्किल को भी एग्जेम्पशन नहीं मिली नए अमेंडमेंट ने, इसके ऊपर भी यहाँ पे रोक लगा दी है, नियम कानून लगा दिए हैं तमिलनाडु की सरकार ने, और यही चीज मद्रास हाईकोर्ट को यहाँ पे पसंद नहीं आई है। ठीक है, अब इसके चलते मद्रास की हाईकोर्ट ने एक और बात बोला है कि इतना स्ट्रिक्ट रेगुलेशन अगर आप करोगे तो ऑफलाइन गेम भी बैन हो जाएंगे। तो शादियों में, दिवाली के समय पे जो घर में आप छोटे मोटे ताश के पत्तों पे 100 रुपए 200 रुपए की बाजी लगाते हो, वो भी बंद हो जाएगा। ठीक है, कार्ड्स के गेम में ऐसा बोला जाता है कि बहुत बार टीम्स बना के आप दिमाग लगा के भी जीत सकते हो, वो भी बंद हो जाएगा। तो मद्रास हाईकोर्ट का क्या बोलना है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आपको समझ में आ जाएगा। What was once the exemption or escape provision has not been given the most claustrophobic stranglehold that has the possibility of bringing the most ridiculous
एंड अनवांटेड रिजल्ट्स इफ अप्लाइड इन लेटर एंड स्पिरिट। मतलब गेम ऑफ स्किल जो हुआ करता था, जिसको पहले एग्जेम्पशन मिला हुआ था कि ठीक है भाई गेम ऑफ स्किल आप खेल सकते हो, वो एग्जेम्पशन भी अब छीन लिया गया है। ठीक है ना, वो एग्जेम्पशन भी अब छीन लिया गया है। मतलब आप गेम ऑफ स्किल भी नहीं खेल सकते, और अगर आप गेम ऑफ स्किल खेलोगे तो उसके लिए भी आपको क्रिमिनली प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। और बेसिकली यही चीज गलत बता रहा है यहाँ पे मद्रास की हाईकोर्ट। मद्रास की हाईकोर्ट का ये बोलना है कि पॉलिटिकल पॉपुलिज्म के चलते राज्य की सरकार अपने आप को बाप समझने लगती है, मॉरल बाप समझने लगती है, मॉरल पैटर्नलिस्टिक रोल एक्वायर कर लेती है, और फिर सरकार ये सोचती है कि हर चीज में गाइडेंस की जरूरत है। लेकिन उस गाइडेंस के चलते जरूरत से ज्यादा गाइडेंस कर देती है सरकार, जो कि जरूरत नहीं है। सरकार ने यहां पे क्या सोचा कि इस प्रकार की गैम्बलिंग गेमों को बंद करो, इसके चलते लोग डेप्ट और पेन्यूरी में चले जाएंगे, लेकिन इससे इंडिविजुअल फ्रीडम और चॉइस ये भी आपकी वायलेट हो रही है, ऐसा यहां पे मद्रास हाईकोर्ट का बोलना है। तो कुल मिला के मद्रास हाईकोर्ट का क्या बोलना है कि भाई देखिए रीजनेबलनेस होना चाहिए प्रोविजंस में। यहां पे साफ साफ मद्रास हाईकोर्ट ने बोला है कि देखिए ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि आप गैम्बलिंग को रेगुलेट नहीं कर सकते, आप डेफिनेटली गैम्बलिंग को रेगुलेट कर सकते हो, लेकिन आप गैम्बलिंग के ऊपर स्ट्रैंगल्ड होल्ड नहीं डाल सकते, आप पूरी तरीके से उसको ब्लॉक नहीं कर सकते। मद्रास हाईकोर्ट का बोलना है कि इस नियम कानून में, इस अमेंडमेंट में लैक ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी थी। अगर आप बैन कर रहे थे तो आपको चीजों को प्रॉपर तरीके से बैन करना चाहिए था। गेम ऑफ चांस या गेम ऑफ लक को आप पूरी तरीके से बैन करो, हम नहीं रोक रहे हैं, लेकिन गेम ऑफ स्किल को आपको लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस लगाने होंगे, आपको उसको थोड़ी बहुत रियायत तो देनी होगी, आप पूरी तरीके से उसको बैन नहीं कर सकते। ये एक्सेसिव पैटर्नलिज्म इस डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ थॉट और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अगेंस्ट जाता है, ऐसा यहां पे मद्रास की हाईकोर्ट बोल रही है। ठीक है, तो गेम ऑफ स्किल यहां पे मद्रास की हाईकोर्ट ने अलाउ कर दिया, और गेम ऑफ चांस तो देखिए वैसे भी बैन होना चाहिए, हालांकि बैन नहीं है, बहुत जगहों पे कसिनो में चलता है। अब वो राज्य की सरकार पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सिक्किम में चले जाओ, कसिनो चलता है, आप गोवा में चले जाओ, कसिनो चलता है, तो राज्य की सरकार ने अलाउ किया होगा तभी तो कसिनो चल रहा है। क्या हर स्टेट में कसिनो चल रहा है? नहीं। तो कहीं ना कहीं राज्य की सरकारों पर डिपेंड करता है कि वो कसिनो अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं, बेटिंग अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं, गैम्बलिंग अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं। क्यों न्यू ईयर के समय पे लोग यूपी और हरियाणा जैसे स्टेट्स छोड़ के गैम्बलिंग करने के लिए गोवा जाते हैं? अभी यूपी हरियाणा में भी अगर कसिनो खुले होते तो वहां पे कर लेते। तो राज्य सरकारों पर डिपेंड करता है, लेकिन गेम ऑफ चांस को आप यहां पे बैन कर सकते हो, रोक सकते हो, रेगुलेट कर सकते हो, लेकिन गेम ऑफ स्किल को नहीं कर सकते हो। ये बोलना है आपका मद्रास के हाई कोर्ट का। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा था, मैं कहूंगा कि एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसलिए मैंने आपके साथ इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट बात करते हैं पैंडेमिक ऑफ डिस्ट्रस्ट, दोज रेजिस्टिंग वैक्सीनेशन मोस्टली कंफर्म टू अ स्पेसिफिक सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल प्रोफाइल। यहां पे क्या बोला जा रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए प्रेसिडेंट जो बाइडेन और जो डायरेक्टर है वहां की सीडीसी के, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ जो सीडीसी ऑर्गेनाइजेशन है फुल फॉर्म का क्या नाम है इसका। तो भाई कोविड क्राइसिस में यहां पे जो बाइडेन का बोलना है कि यूएस में पैंडेमिक ऑफ द अनवैक्सीनेटेड चल रहा है। मतलब कहने का मतलब यह है कि यूएस में जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली वो तो सेफ हो गए, जिन्होंने नहीं लगवाई है उनके बीच में तो पैंडेमिक अभी भी चल रहा है। अभी भी क्या है कि जो यूएस के अलग अलग स्टेट्स है, जो कम्युनिटीज है, वहां बहुत सारी डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस मतलब कुछ लोग वैक्सीन लगवाने को तैयार हैं, कुछ लोग अभी भी वैक्सीन लगाने को तैयार नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, हमको नहीं लगवानी। कुछ लोग का बोलना है कि यहाँ पे डेल्टा वेरिएंट का इन्फेक्शन नहीं आया है। अलग अलग लोगों के, अलग अलग राज्य की सरकारों के अलग अलग व्यू पॉइंट्स है, और उसके चलते वैक्सीनेशन का प्रोसेस बहुत तेज तरीके से यूएसए में चल नहीं पा रहा है। अभी भी 30% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन का वैक्सीनेट होना बाकी है यूएसए में। ओके, और 12 से 17 साल वाले एज ग्रुप में 58% का वैक्सीनेशन बाकी है। ओके, और इम्पासे सा आ गया है। मतलब ऐसा नहीं कि यूएस में वैक्सीन की कमी नहीं, यूएस की वैक्सीन खूब है, लोग वैक्सीनेशन लगवाने के लिए तैयार नहीं है। प्रॉब्लम यह है आज तक यूएसए में 3.48 मिलियन डोजेस दी जा चुकी हैं। ठीक है ना, लगभग 34 करोड़ डोजेस यूएसए में दी जा चुकी है। और मैं आपको बता दूं ये नंबर क्यों बढ़ा है, क्योंकि लगभग यूएसए की आबादी भी 35 से 40 करोड़ ही है, तो 34 करोड़ डोजेस एक बड़ा नंबर है। और ओवरऑल यूएसए ने तो पहले ही अपने वैक्सीनेशन प्रोसेस को बहुत स्ट्रांग कर रखा था। शुरुआत में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भी, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भी वैक्सीनेशन पे बहुत ध्यान दिया गया। फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की बहुत सारी डोजेस खरीद ली गई थी। ये कंपनी 70 करोड़ डोजेस प्रोवाइड करेंगी जुलाई 2021 तक, जो कि आराम से यूएस की 40 करोड़ की आबादी को पूरा कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे डोजेस की कमी नहीं है, दवाइयों की कमी नहीं है, यहाँ पे लगवाने वालों की कमी है। ओके, और इसी के चलते आप देखोगे कि यूएस में बहुत अलग अलग प्रकार के कैंपेन चला रहे हैं जा रहे हैं जिससे लोग दवाइयां लगवा लें।
तो जैसे प्रेसिडेंट और उनकी टीम ने अपने आप को वैक्सीनेट करवाया, लॉटरी टिकट्स बांटे जा रहे हैं, कैश गिफ्ट्स बांटे जा रहे हैं लोकल और राज्य सरकारों के द्वारा कि लोग दवाइयां लगवा लें। ओके, 193 मिलियन अमेरिकन ने एटलीस्ट 1 डोज लगवा ही ली है। ओके, 165 मिलियन पीपल ने वहां पे सारी डोजेस लगवा ली है। सोचिए 16.5 करोड़ लोग पूरी तरीके से वैक्सीनेट हो चुके हैं यूएसए में। तो वहां पे वैक्सीनेशन में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एक बहुत बड़ा तबका है जो वैक्सीन लगवाना ही नहीं चाह रहा। अब यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे दो प्रकार के कौन से लोग हैं यूएसए में जो वैक्सीन लगवाने नहीं चाह रहे। पहले कौन है? जो कि किसी भी हाल में वैक्सीनेट नहीं होना चाहते, जैसे कि वो रूरल इलाकों में रहते हैं, व्हाइट है, पॉलिटिकली कंजर्वेटिव है, इवेंजेलिकल क्रिश्चियन है। तो उनका ये बोलना है कि हम तो वैक्सीन लगवाएंगे नहीं, हमारा सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, तुम्हारी वैक्सीन की हमको जरूरत नहीं है। दूसरे वो हैं जो कि वैक्सीन लगवाने को तैयार तो हैं लेकिन उसको डीले कर रहे हैं, सोच रहे हैं बाद में लगवाएंगे वैक्सीन। तो ये अर्बन इलाकों में रहने वाले लोग हैं, ठीक है ना। कुछ माइनॉरिटीज हैं जैसे अफ्रीकन अमेरिकन, लैटिनो अमेरिकन। तो ये ऐसे कुछ लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि भाई वैक्सीन हम लगवा लेंगे लेकिन हम बाद में लगवाएंगे। अब खास बात यहां पे ये है कि जो पहला तबका है वो बड़ा खतरनाक है। दूसरा तबका तो चलो फिर भी आप उसको थोड़ा बहुत पपलू वगैरह देके और थोड़ा बहुत उसको अवेयर करके वैक्सीन लगवा दोगे आगे आने वाले समय में, लेकिन पहले तबके का क्या करोगे? और इसके चलते यूएसए में एक बड़ी ग्रिम पिक्चर सामने निकल के आ रही है। यूएसए में ऐसा बोला जा रहा है कि कोविड-19 की जो भी हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ हो रहे हैं वो उन लोगों के हो रहे हैं, 95% वो लोग हैं जिनको अब तक वैक्सीन नहीं मिली है। ठीक है, फ्लोरिडा और टेक्सास में जो हॉस्पिटलाइजेशन है और कोविड-19 से रिलेटेड डेथ्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, जो कि फ्लोरिडा और टेक्सास में लोअर देन एवरेज वैक्सीनेशन रेट्स हैं बाकी पूरे यूएसए से। तो अभी के भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अभी दवाई लगवाने की बात है तो आपको लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, आप जबरदस्ती पकड़ के उनको दवाई नहीं लगा सकते हो। तो भाई एडवोकेसी, मैसेजिंग फॉर एवर वाइडनिंग वैक्सीन रीच, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ काम करना, रैम्पेंट मिस इन्फॉर्मेशन को रोकना, इस प्रकार की चीजों की यहां पे जरूरत है ताकि लोगों को वैक्सीनेशन के लिए कन्विंस किया जा सके। ये आप कह सकते हो कि मोडस ऑपरेंडी है, कोशिश है यूएसए के एडमिनिस्ट्रेशन की और बाइडेन की। अच्छा, मिस इन्फॉर्मेशन की कमी यूएसए में भी नहीं है। जैसे रिसेंटली सीडीसी ने ही 13 मई को एक स्टेटमेंट इशू किया कि जो लोग पूरी तरीके से वैक्सीनेट हो चुके हैं उनको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस कम्युनिकेशन को तुरंत वापस लिया गया और बोला गया कि नहीं भाई ये मिस इन्फॉर्मेशन थी। तो देखते हैं यूएस में क्या निकल के आता है। अब हम यूएसए की क्या बात करें, यहाँ पे तो मैंने आपके साथ चलिए आर्टिकल डिस्कस कर लिया। हमारे सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो तो हमारे ही देश की है कि भाई हमारे यहाँ पे तो जो वैक्सीनेशन है वो अभी भी पूरी तरीके से, हमारी 10-15% आबादी भी वैक्सीनेट नहीं हो पाई है, एंड दैट इज एक्चुअली अ बिग प्रॉब्लम। नेक्स्ट बात करते हैं न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर स्टोरी टेलिंग। तो स्टोरी टेलिंग में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? देखिए, पैंडेमिक से बहुत कुछ सीखने को मिला है। अभी क्या है कि पहली भी चीज जो हमने इस पैंडेमिक से सीखी है कि भाई दूसरों की मदद करो। दूसरा, स्टोरीज कैसे कनेक्शंस बनाती हैं, यूनाइट करती हैं, और स्टोरी सुनने में लोग थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टेड भी हो गए थे पैंडेमिक के समय में, उनके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी यहाँ पे आ गया था। लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी उतनी ही ज्यादा सीवियरली अफेक्ट हुई है इस पैंडेमिक के चलते। अब यहाँ पे तमिल सिनेमा की बात की जाए तो एक नवरसा नाम का एक 9 फिल्म्स की एंथोलॉजी आ रही है यहाँ पे, जिसको लेके ओवरऑल थोड़ा बहुत तमिल सिनेमा के अंदर एक उत्साह की स्थिति है। खास बात यह कि तमिल सिनेमा में बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे डेली वेज अर्नर्स जैसे कि स्पॉट बॉय, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिनेमा से अपनी कमाई अर्न करते हैं। एक बहुत बड़ा तबका होता है। हमें एक सिनेमा के अंदर बस डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, सिंगर नजर आते हैं, लेकिन बैक एंड में काम करने वाला एक बहुत बड़ा तबका होता है जो अपनी कमाई इसी सिनेमा से कमाता है। तो कुल मिला के जो भी फिल्में रिलीज होती हैं, अगर उनको सपोर्ट किया जाए तो इन लोगों के लाइवलीहुड्स को भी सपोर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में नेटफ्लिक्स की काफ़ी तारीफ की जा रही है। जैसे नेटफ्लिक्स ने ही यहाँ पे नवरसा को अपने प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम करने का अपॉर्चुनिटी दी है। तो अब खास बात यहाँ पे क्या है कि अब ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स इतने इफेक्टिव क्यों हो रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पे ऑथर एक व्यू पॉइंट दे रहा है। खास बात यहाँ पे ये है कि लैंग्वेज एग्नोस्टिक होती जा रही है, मतलब लैंग्वेज की अब उतनी यूटिलिटी नहीं रह गई है। जैसे फॉर एग्जांपल स्पेन में या फिर मान लीजिए ब्राजील में बैठा हुआ एक बंदा तमिल सिनेमा की भी एक मूवी को देख सकता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उस मूवी की जो लैंग्वेज है वो तमिल है, नीचे सबटाइटल्स उसके स्पेनिश में या ब्राजीलियन भाषा में आ सकते हैं। सेम गोज फॉर अ पर्सन सिटिंग इन इंडिया एंड वॉचिंग फिल्म्स फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो हमारी साउथ इंडिया की जो फिल्में हैं वो स्पेन, कोरिया में स्ट्रीम हो सकती हैं, वहाँ की फिल्में, वहाँ के सीरियल्स हम लोग देखते हैं। तो कुल मिला के इससे क्या चीज़ निकल के आती है? एज अ व्यूअर एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है चीज़ों को देखने की बहुत ज़्यादा है।
हम कोई स्टोरी देखना शुरू करते हैं, अगर वो हमारा अटेंशन ग्रैब नहीं करती तो हम कोई दूसरी स्टोरी देखना शुरू कर लेते हैं। बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि हम उन स्टोरी लाइंस को पसंद करते हैं जो कि हमारी कल्चर या हमारी ज्योग्राफी को बिलोंग नहीं करती है। तो ऐसे केसेस में अगर आप देखें तो ये जो नेटफ्लिक्स का फॉर्मेट है, नेटफ्लिक्स की स्ट्रीमिंग सर्विस है, ये बहुत यूजफुल है, क्योंकि यहाँ पे यू आर नॉट बाउंड बाय द 2+ आवर फॉर्मेट। पिक्चरें क्या होता है जो हॉलों में रिलीज होती थी वो 2 से 3 घंटे की हुआ करती थी, या कम से कम 1.5 घंटे की तो हुआ ही करती थी। अब उस फॉर्मेट में आपको घुसने की जरूरत नहीं है। अब आप उसके बिना भी इंटरेस्टिंग तरीके से चीज़ों को स्ट्रीमिंग के थ्रू देख सकते हैं। एक स्टोरी को अपने हिसाब से छोटा मोटा बना सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं, एक पूरी की पूरी वेब सीरीज बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से चीज़ों को आगे लेके आना चाहते हैं। और एक स्पेसिफिक कल्चर की चीज़ केवल स्पेसिफिक कल्चर और केवल उस ज्योग्राफी के लिए नहीं होगी, उसकी रीच पूरी दुनिया में हो जाएगी। तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स पे जो मूवी रिलीज होती है उसको पूरी दुनिया में बैठ के कोई भी इंसान कहीं पे भी देख सकता है। तो ये एक फिल्म मेकर के लिए बहुत ज़्यादा लिबरेटिंग है, क्योंकि उसको पता है कि इसके जो ऑडियंसेस हैं वो वर्ल्ड वाइड है। अगर कोई एक फिल्म मेकर मान लीजिए इसलिए फिल्म बनाए कि तमिलनाडु में कोई फिल्म बना रहा है और उसको पता है कि तमिलनाडु में ही केवल उसकी फिल्म देखी जाएगी, तो कहीं ना कहीं उसका डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले उस प्रकार का हो जाएगा। लेकिन एक फिल्म मेकर को पता हो कि स्ट्रीमिंग सर्विस में केवल तमिलनाडु नहीं पूरी दुनिया में उसकी फिल्म देखी जाएगी, तो वो अपने जेन्युइन ओरिजिनल टैलेंट को सामने लेके आएगा फिल्मों को बनाते वक्त। तो सबसे खास बात यह है, अगर एक कल्चर का बंदा दूसरे कल्चर की फिल्में देखता है तो उसकी जो कल्चरल ब्रिजिंग की कैपेबिलिटीज हैं वो भी बढ़ती हैं। समझ गए? क्योंकि हम अपने कल्चर में रहकर किसी दूसरे कल्चर की फिल्म देख रहे हैं तो हम ये जान पाते हैं कि दूसरे कल्चर में काम किस प्रकार से होता है। तो ओवरऑल 3 ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं नेटफ्लिक्स जैसी, ये हमको किस बात की सहूलियत दे रहे हैं? तो जो फिल्म मेकिंग है उसमें बहुत कंपटीशन ला रहे हैं। फिल्म मेकिंग में स्टोरी टेलिंग की हायर क्वालिटी, ठीक है ना। और खास बात यह है कि जब आप नेटफ्लिक्स पे फिल्म रिलीज करते हो तो आपको परफॉर्म करना होता है, तो आप अपनी क्वालिटी को हाई रखते हो। रीजन बीइंग कि दुनिया भर के दूसरे फाइनेस्ट फिल्म मेकर भी उसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे हैं, तो क्वालिटी ऑफ स्टोरी टेलिंग ये जबरदस्त होनी चाहिए। जब ये जबरदस्त होगी तभी आप उस स्ट्रीमिंग सर्विस पे परफॉर्म कर पाओगे, तभी ऑडियंस आपके वर्क को अप्रिशिएट करेगा। तो यह डेफिनेटली स्ट्राइविंग, कंटिन्यूसली स्ट्राइविंग टू परफॉर्म बेटर। एक तो ये चीज हो गई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से। दूसरा क्या हुआ कि भाई इन स्ट्रीमिंग सर्विसेज के बेसिस पे हमने दुनिया भर के अलग अलग एक्टर्स, डायरेक्टर्स और टेक्नीशियंस के साथ कोलैबोरेट किया। उनके साथ कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटी बढ़ी। बहुत अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटीज आई हैं सबके पास फिल्म मेकिंग में। प्रोडक्शन की बात कर लीजिए, टैलेंट की बात कर लीजिए, आइडियाज, क्राफ्ट्स, एडिटिंग, राइटिंग, रिसर्च, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, ये सब यहाँ पे कोलैबोरेटिव हो गया है। ये सब यहाँ पे आप कह सकते हो बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है। इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ हम कॉम्पीट कर रहे हैं, तो ओवरऑल हमारा टैलेंट और हमारी क्वालिटी दोनों बढ़ रही है। और तीसरा भाई, डिमांड फॉर कंटेंट विल कंटिन्यू टू ग्रो एंड ऑल स्टोरी टेलिंग मीडियम्स विल कंटिन्यू टू ग्रो विद इट। मतलब कि किसी भी मीडियम की फिल्म हो, वो मीडियम की फिल्म पूरी दुनिया में आपकी ब्रॉडकास्ट होगी। अब डेफिनेटली भले ही एक तमिल मीडियम की सिनेमा किसी दूसरी ज्योग्राफी में, स्पेन में ब्रॉडकास्ट हो रही, तो भले ही स्पेन वाले पर्सन को तमिल ना समझ में आती हो, लेकिन भाषा का भी यहाँ पे प्रचार प्रसार हो रहा है। ये जो इंटरनेट है ये पूरी दुनिया को श्रिंक कर रहा है, पूरी दुनिया को छोटा बना रहा है, और उसमें स्ट्रीमिंग सर्विसेज एक मेजर रोल प्ले कर रही है। और फिल्म मेकर्स के लिए, ठीक है, और वो हर तबका, वो हर कह सकते हैं काम करने वाला इंसान जो किसी भी प्रकार से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, वो डेफिनेटली यहाँ पे बेनिफिट करेगा इन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लिखा है जयेंद्र पंचपकेशन और मणि रत्नम साहब ने। मणि रत्नम साहब का तो नाम देखिए, आपने सुना ही होगा, बड़ी अच्छी अच्छी मूवीज उन्होंने बनाई हैं। तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस था इस टॉपिक का। यहाँ पे मैं चीज़ें खत्म कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा आगे आने वाले समय में, मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर मैं करंट अफेयर्स की वीडियो छोटी रखता हूँ या फिर एडिटोरियल की वीडियोस छोटी रखता हूँ, तो जो व्यूअरशिप होती है थोड़ी बड़ी होती है। तो आई विल ट्राई टू मेक माई कंटेंट ऑफ एडिटोरियल मोर प्रिसाइज, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जल्दी आपको बता के ज़्यादा कंटेंट को कम समय में करने की कोशिश करूँ। ये मेरी कोशिश है एडिटोरियल्स में। आई होप आपको पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। कोशिश करूंगा कि अब मैं अपने एडिटोरियल को 35 मिनट तक में खत्म करूं, या फिर 40 मिनट तक में मैक्सिमम, उसको 55 मिनट तक ना लेके जाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर अननेसेसरी रिपीटेशन होता है फैक्ट्स का। तो ये भी मैं करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। आई होप आपको ये एफर्ट्स पसंद आ रहे हो। हैव अ ग्रेट डे।